वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Salient Features of Indian Constitution from the book Indian Polity by M. Lakshmikant. So let's dive deep into the topic. ये वाकई एक बहुत ही खास दस्तावेज है ना। कहते हैं दुनिया भर के संविधानों से प्रेरणा ली गई, पर फिर भी इसकी अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल, और ये पहचान समय के साथ बनी है। ऐसा नहीं कि बस एक बार लिख दिया गया। संविधान एक तरह से एक जीवित दस्तावेज है। 1949 में जब इसे अपनाया गया, तब से लेके आज तक इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। हाँ, बदलाव तो हुए हैं, खासकर वो 7वां, 42वां, 44वां, फिर पंचायती राज वाले 73वां, 74वां और 97वां 101वां संशोधन भी। जी हाँ, बिल्कुल। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया, वो तो इतना व्यापक था कि उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। उसने संविधान के कई हिस्सों में बड़े बदलाव किए। लेकिन एक सीमा भी तय की गई है ना, मतलब संसद सब कुछ नहीं बदल सकती। सही कहा। केशवानंद भारती मामला 1973 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति तो है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। जी, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो अक्सर चर्चा में रहती है। चलिए अब संविधान की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है, इसका आकार। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। ऐसा क्यों? हाँ, ये बात सही है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। जब मूल रूप से बना था 1949 में, तब इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में बटे थे और 8 अनुसूचियां थीं। और अब मतलब 2019 तक के आंकड़ों के हिसाब से एक प्रस्तावना है, करीब 470 अनुच्छेद है जो 25 भागों में है और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। बाप रे, इतना बड़ा क्यों हुआ ये? देखिए, इसके पीछे 4 मुख्य कारण माने जाते हैं। एक तो भारत का भूगोल ही देख लीजिए, कितना विशाल और विविधताओं से भरा देश है। दूसरा ऐतिहासिक कारण है, खासकर 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसका बहुत प्रभाव है इसके ढांचे पर। अच्छा, 1935 एक्ट का? हाँ, काफी ज्यादा। तीसरा, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है। अमेरिका की तरह राज्यों के अलग संविधान नहीं है। और चौथा कारण, संविधान सभा में वकील और कानून के जानकारों का प्रभुत्व था, तो उन्होंने हर पहलू को बारीकी से शामिल करने की कोशिश की। समझ गया। ये तो हुई आकार की बात। अब दूसरी विशेषता जो अक्सर कही जाती है कि इसे विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। क्या एक तरह की नकल है? देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद बड़े गर्व से कहा था कि भारत का संविधान दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को छानने के बाद तैयार किया गया है। पर इसे नकल कहना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ लिया नहीं, उसे भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला है। जैसे संविधान का जो संरचनात्मक हिस्सा है, स्ट्रक्चर, वो काफी हद तक 1935 के एक्ट पर आधारित है। और मौलिक अधिकार वो तो अमेरिका से लिए गए है ना? जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब DPSP वो आयरलैंड के संविधान से। और सरकार का संसदीय स्वरूप वो ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका के बीच का जो संबंध है, ये सब मुख्य रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तब का USSR, अब रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इन देशों के संविधानों से भी कुछ न कुछ प्रावधान लिए गए हैं। तो ये उधार लेना बुरा नहीं है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का यही तर्क था कि इसमें कुछ भी शर्मिंदगी की बात नहीं है। कोई भी नए विचार मौलिक नहीं होते। जरूरी यह है कि आप उन प्रावधानों को अपने देश की जरूरतों के हिसाब से कैसे अपनाते हैं, उनमें क्या सुधार करते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरी विशेषता पर। इसमें कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा संविधान न तो ब्रिटेन की तरह एकदम लचीला है कि संसद साधारण कानून की तरह ही उसमें बदलाव कर दे, और न ही अमेरिका की तरह इतना कठोर कि संशोधन करना बहुत ही मुश्किल हो। तो बीच का रास्ता अपनाया है। हाँ, एक संतुलन साधा गया है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है।
कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें संसद के विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी से बदला जा सकता है। विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, और दूसरा तरीका? कुछ अन्य ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी होती है। अच्छा, राज्यों की सहमति भी। जैसे कौन से मामलों में? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र राज्य संबंध, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियां या खुद अनुच्छेद 368 में बदलाव करना हो तो। और क्या कुछ बदलाव साधारण बहुमत से भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। संविधान के कई प्रावधान ऐसे भी हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत यानी सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया से ही बदल सकती है, जैसे नए राज्यों का गठन, नागरिकता वगैरह। और ये बदलाव अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आते। तो देखिए, तीनों तरीके मौजूद हैं, साधारण, विशेष और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। इसीलिए इसे कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण कहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प संतुलन है। अब चौथी विशेषता, एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, लगता तो है। देखिए, संविधान ने भारत में सरकार की एक संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम स्थापित की है। इसमें संघवाद के सारे आम लक्षण मौजूद हैं। जैसे 2 सरकारें हैं, केंद्र और राज्य, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, लिखित संविधान है जो सर्वोच्च है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। ये सब संघवाद के लक्षण हैं। फिर ये एकात्मक पूर्वाग्रह क्या है? वो इसलिए कि इन संघीय लक्षणों के साथ साथ हमारे संविधान में कई ऐसी विशेषताएं भी हैं जो एकात्मक या गैर संघीय, यूनिटरी और नॉन फेडरल हैं, और ये काफी मजबूत हैं। उदाहरण के तौर पर? जैसे एक मजबूत केंद्र है। शक्तियों के बंटवारे में भी देखें तो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास है। एकल संविधान है, राज्यों का अलग नहीं। एकल नागरिकता है, न्यायपालिका एकीकृत है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और नीचे के सारे कोर्ट उसके अधीन है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे IAS, IPS। और सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन प्रावधान है, जिनमें केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। हाँ, आपातकाल में तो सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं लगभग। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि ढांचा तो संघीय है पर आत्मा एकात्मक है। और ध्यान देने वाली बात है कि संविधान में कहीं भी फेडरेशन, संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अच्छा, तो क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इसका मतलब है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। समझ गया। ये भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी समझा गया होगा। जी हाँ। अब आते हैं 5वीं विशेषता पर, सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने ये क्यों अपनाया? हमने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को चुना। इसके पीछे मुख्य कारण था कि हमारे नेता ब्रिटिश प्रणाली से ज्यादा परिचित थे और ये प्रणाली विधायिका, लेजिस्लेचर और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में दोनों के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल या कैबिनेट सरकार या जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये सिर्फ केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी अपनाया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें एक नाम मात्र की कार्यपालिका, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जैसे हमारे राष्ट्रपति, और एक वास्तविक कार्यपालिका, जैसे प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। सबसे जरूरी कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, विधायिका, विशेषकर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब अगर लोकसभा में सरकार विश्वास खो दे तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। जी हाँ, मंत्रियों का विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री या राज्य में मुख्यमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं और निचले सदन, लोकसभा या विधानसभा को भंग किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली में कुछ अंतर भी तो हैं। हाँ, कुछ बड़े अंतर हैं। जैसे
ब्रिटिश संसद संप्रभु है, उसके बनाए कानून को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन भारत में संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखित संविधान है, संघीय व्यवस्था है और न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। और दूसरा बड़ा अंतर, भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है, जबकि ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है, यानी राजा या रानी, इसलिए वो एक राजतंत्र है। ये महत्वपूर्ण अंतर है। अब छठी विशेषता पर आते हैं, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये कैसे काम करता है? ये भी एक तरह का संतुलन है। हमने न तो ब्रिटेन की तरह संसद को सर्वोच्च माना है और न ही अमेरिका की तरह न्यायपालिका को। तो बीच का रास्ता? हाँ, भारत में सुप्रीम कोर्ट अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, अगर वो कानून संविधान के प्रावधानों का, खासकर मूल ढांचे का उल्लंघन करते हों। ये हुई न्यायिक सर्वोच्चता की झलक। और संसदीय संप्रभुता? वहीं दूसरी तरफ संसद अपनी संवैधानिक संशोधन की शक्ति, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, का इस्तेमाल करके संविधान के एक बड़े हिस्से में बदलाव कर सकती है, अनुच्छेद 368 के तहत। ये संसदीय संप्रभुता को दर्शाता है। तो दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं? बिल्कुल, ये भारतीय व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता है। एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया, एक स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत जरूरी है। ये है 7वीं विशेषता, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जी हाँ। भारतीय संविधान एक ऐसी न्याय प्रणाली स्थापित करता है जो एकीकृत भी है और स्वतंत्र भी। एकीकृत का मतलब है कि शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स है, और फिर उनके अधीन जिला अदालतों और अन्य निचली अदालतों का एक पदानुक्रम है। और ये एक ही प्रणाली केंद्र और राज्य। हाँ, अमेरिका की तरह दोहरी न्यायपालिका प्रणाली नहीं है, जहाँ संघीय कानूनों के लिए अलग अदालतें और राज्य कानूनों के लिए अलग हों। यहाँ अदालतों की यही एकल प्रणाली, सिंगल सिस्टम, दोनों तरह के कानूनों को लागू करती है। और इसकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई है? संविधान ने इसके लिए कई प्रावधान किए हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उन्हें हटाने की कठिन प्रक्रिया, इम्पीचमेंट, उनकी सेवा शर्तें निश्चित हैं, जिन्हें उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के सभी खर्चे भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं होता। और भी कुछ? हाँ, विधायिका में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर रोक है, सिवाय महाभियोग के समय। सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध है। न्यायपालिका को अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित करने की शक्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सुनिश्चित किया गया है। ये सब मिलकर न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से काम करने में मदद करते हैं। निश्चित रूप से। अब बात करते हैं उन 3 महत्वपूर्ण हिस्सों की जो नागरिकों और राज्य के बीच के संबंध को परिभाषित करते हैं: मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। हाँ, ये तीनों संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई है। ये मूलतः राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के विचार को बढ़ावा देते हैं। ये नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये न्यायोचित है ना? जी हाँ, मतलब अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है उन्हें लागू करवाने के लिए। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी DPSP, वो संविधान के भाग IV पार्ट 4 में है। इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना है। इनका लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। लेकिन ये तो गैर न्यायोचित है। हाँ, ये मौलिक अधिकारों की तरह लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन संविधान कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये एक तरह से राज्य के लिए नैतिक निर्देश है। और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो मूल संविधान में नहीं थे। उन्हें 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।
ये भाग 4A पार्ट 4A में अनुच्छेद 51A के तहत है। शुरू में 10 कर्तव्य थे, फिर 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया, तो अब कुल 11 हैं। और ये भी गैर न्यायोचित हैं। जी हाँ, ये भी डीपीएसपी की तरह नॉन जस्टिसेबल हैं। ये नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। इनके अलावा भी संविधान की कई अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल, सेक्युलर स्टेट। संविधान किसी धर्म विशेष को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं देता और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है या उनसे समान दूरी बनाए रखता है। प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और फिर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हाँ, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि के आधार पर के मतदान का अधिकार है। पहले ये आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप भी एक विशेषता है। जी, अमेरिका या स्विट्जरलैंड की तरह दोहरी नागरिकता राष्ट्रीय और राज्य की नहीं है। भारत में सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, केवल भारत के नागरिक होते हैं। ये भाईचारे और एकता को बढ़ावा देता है। और कुछ स्वतंत्र निकाय भी स्थापित किए गए हैं। हाँ, संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलावा कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना की है, जैसे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, सरकारी खातों का ऑडिट करने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए, और राज्य लोक सेवा आयोग SPSC, राज्यों में भर्ती के लिए। ये लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आपातकालीन प्रावधानों का भी जिक्र जरूरी है। हाँ, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए असाधारण शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360। ये देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हैं, हालांकि इनके दुरुपयोग की आशंका भी रहती है। और त्रिस्तरीय सरकार, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो बाद में जोड़ी गई। मूल संविधान में 2 स्तर थे, केंद्र और राज्य। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने एक तीसरा स्तर जोड़ा, स्थानीय सरकार का। 73वें संविधान ने पंचायतों यानी ग्रामीण स्थानीय सरकार और 74वें संशोधन ने नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता दी। ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने का एक प्रयास है। और सहकारी समितियों के बारे में भी कुछ है। जी, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को भी संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इसके तहत सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 बनाया गया। एक नया निदेशक सिद्धांत, अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जो इनके प्रोत्साहन की बात करता है, और संविधान में एक नया भाग 9B भी जोड़ा गया। वाह, तो ये थी संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। हालांकि इतनी सारी खूबियों के बावजूद इसकी कुछ आलोचनाएं भी होती रही हैं, जैसे इसे उधार का संविधान या बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हाँ, ये आलोचना होती है। आलोचक कहते हैं कि इसमें कुछ भी नया या मौलिक नहीं है, सब कहीं ना कहीं से लिया गया है। कुछ इसे 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहते हैं, क्योंकि उसका बहुत प्रभाव है। और क्या आलोचनाएं हैं? कुछ इसे गैर भारतीय या भारत विरोधी कहते हैं, क्योंकि ये भारत की राजनीतिक परंपराओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कुछ इसे गैर गांधीवादी संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें गांधी जी के दर्शन, खासकर ग्राम पंचायतों और कुटीर उद्योगों पर उतना जोर नहीं दिया गया जितना वो चाहते थे। इसके विशाल आकार की भी आलोचना होती है। हाँ, एलिफेंटाइन साइज कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा और जटिल है। और इसी से जुड़ी एक और आलोचना है कि ये वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज है,
क्योंकि इसकी भाषा इतनी कानूनी और जटिल है कि आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है और व्याख्या के लिए वकीलों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इन आलोचनाओं का क्या जवाब दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने इन आलोचनाओं का खंडन किया। उधार वाली बात पर उनका कहना था कि दुनिया के स्थापित संविधानों से सीखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि हमने उन प्रावधानों को भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला है और उनकी कमियों से बचने की कोशिश की है। और 1935 एक्ट वाली बात पर उस पर कहा गया कि प्रशासनिक विवरणों को शामिल करना जरूरी था और 1935 एक्ट उस समय का सबसे विस्तृत दस्तावेज था। गैर भारतीय होने की आलोचना को भी खारिज किया गया। विशाल आकार को भारत की जटिलताओं और विविधता को संबोधित करने के लिए जरूरी बताया गया और वकीलों का स्वर्ग वाली बात पर कहा गया कि संविधान कानून का दस्तावेज होता है, इसलिए उसकी भाषा सटीक होनी जरूरी थी, भले ही वो जटिल लगे। तो कुल मिलाके हमारा संविधान कई विशेषताओं का एक अनूठा मिश्रण है, जिसे समय और जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है और ढाला जा रहा है। बिल्कुल सही। सिद्ध होना उसकी मूल भावना को बनाए रखने में मदद करता है या उसे कहीं ना कहीं कमजोर करता है? इस पर जरूर सोचिएगा। यह था आज का यूपीएससी बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।